गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा जो आपके किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम बात करें तो हिस्ट्री वैसे आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है, किन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले सबसे खास जो एग्ज़ाम जिसकी हम प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं वो है एसएससी। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है रेलवे। थर्ड स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लियर, स्टेट के जो एग्ज़ाम्स है, लाइक एमपी में अभी जो वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है जेल प्रहरी यानी जेल गार्ड, क्लियर। तो जेल प्रहरी या जेल गार्ड के लिए इस तरह से बेसिकली अगर बात की जाए तो आपके लिए जो हिस्ट्री सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो इन तीन एग्जाम्स में मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 1, इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, क्लियर। तो सबसे पहली बात यहां पर यह आती है कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, क्लियर। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, आप किस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप लोग बस इतना समझें कि हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो आप लोग बस ये समझें, आप लोगों के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि हिस्ट्री एक प्रकार का ग्रंथ है, इट इज ए टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो हिस्ट्री एक प्रकार का ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं को, क्लियर, जो अतीत मीन्स पास्ट में हुई घटनाओं को क्या करता है, हमें बताता है, क्लियर। तो अतीत में हुई घटनाओं को बताने वाले ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं या हम इतिहास कहते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को सभी को। तो आप लोग बस इतना ही समझें कि जो भी इवेंट्स पास्ट में हुए हैं, जो भी इवेंट्स अतीत में हुए हैं, उन इवेंट्स के टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, हम हिस्ट्री बोलते हैं, क्लियर। अभी अतीत में तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, एक घटना थोड़ी हुई, बहुत सारी घटनाएं हैं जो अतीत में हुई है। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, तो क्या वो सब हिस्ट्री है, क्लियर। जो अतीत में हुआ वो सब हिस्ट्री है क्या, तो वो सब हिस्ट्री नहीं है, क्लियर। आप लोग ये बात समझ ले, वो सब हिस्ट्री नहीं है जो अतीत में हुआ होता है, क्लियर। तो हिस्ट्री वही होता है, तीन ऐसे फैक्ट्स हैं, तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम किसी भी इवेंट को क्या कहते हैं कि ये हिस्ट्री है, समझ गए ना। तो कोई भी फैक्ट, अगर उन तीन, कोई भी बात, अतीत में हुई कोई भी घटना अगर उन तीन फैक्टर्स पर प्रमाणित हो जाती है, देन वी कैन से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्लियर हो गई बात। तो आप लोगों से इतना समझें कि हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया है कि कोई भी इवेंट जो अतीत में हुआ है वो हिस्ट्री है, क्लियर। तो कोई भी ऐसा सभी इवेंट नहीं है, कुछ इवेंट्स हैं। अब उनके लिए तीन बेसिकली क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स हैं। अगर वो तीन पैरामीटर्स को कोई भी इवेंट फॉलो कर रहा है, देन दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्लियर। अब तीन जो हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, क्लियर। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कोई इवेंट प्रूफ हो जाता है तो वो हिस्ट्री का पार्ट होगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि फॉसिल्स, यार फॉसिल्स। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें यहां पर तो वो हो सकते हैं इंस्क्रिप्शंस, स्मारक। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो हो सकते हैं कॉइन्स, सिक्के। और अगर बात की जाए यहां पर इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, बिल्डिंग, इस तरह से और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत आते हैं, क्लियर। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस एक हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि हमें उसके फोसिल्स मिले हैं, उसके जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान। तो इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि फोसिल्स में वो चीज क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। दूसरा, इंस्क्रिप्शंस यानी स्मारक या अभिलेखों की अगर हम बात करें तो दुनिया के प्राचीनतम अभिलेखों में से अशोक के अभिलेख हैं। तो अशोक के अभिलेख चूंकि इंस्क्रिप्ट है, अभिलेख हैं, तो वो भी हिस्ट्री में आ जाएंगे। कॉइन्स की अगर हम बात करें, अच्छा अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो अशोक ने अपने जीवन, अपने समय पर हुई सारी इवेंट्स को, सारी घटनाओं को उन इंस्क्रिप्शंस, उन अभिलेखों में लिखा हुआ है, उसमें बताया हुआ है, तो वो चीज प्रूफ होती है। कॉइन्स तो कई सारे हमारे हिस्ट्री में हमें कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन जैसे हम बात करें गुप्त काल की, गुप्त पीरियड की, तो गुप्त पीरियड के दौरान एक शासक हुए थे समुद्रगुप्त, नाम सुना होगा आप लोगों ने। समुद्रगुप्त, क्लियर। समुद्रगुप्त ने अपने जो सिक्के बनवाए हैं, उन सिक्कों पर एक साइड उसने अपना चित्र बनवाया है, अपनी इमेज शो करी है बीणा बजाते हुए, बीणा का वादन करते हुए, और एक साइड जो है उसने अपना नाम लिखा है संस्कृत में समुद्रगुप्त, क्लियर। तो इस तरह से हमें समुद्रगुप्त और उनके टाइम या उनके बारे में एक फैक्ट पता चलता है, एक जानकारी पता चलती है। यहाँ पे ये बात भी पता चलती है कि बीणा जो है वो भारत का या दुनिया का प्राचीनतम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इंडिया का प्राचीनतम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है, बीणा है, क्लियर। तो इस तरह से हमें जानकारी मिलती है। बिल्डिंग्स जो बनाए हैं जैसे लाल किला, आगरा का ताजमहल, बुलंद दरवाजा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी हमें हिस्ट्री के प्रमाण शो करते हैं। तो पहली बात जो हुई थी वो ये हुई थी, फर्स्ट जो हमने जो फैक्टर बताया है हिस्ट्री, कोई भी इवेंट हिस्ट्री के अंतर्गत कब आएगा, तो पहला है आर्कियोलॉजिकल। ये सारे सोर्स क्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेसिस पर। दूसरी बात हो जाती है, सेकंड जो फैक्टर्स होगा वो होगा लिटरेरी सोर्स, क्लियर। अगर कोई बात लिखी गई है टेक्स्ट में तो वो सोर्स क्या कहलाएगा, लिटरेरी सोर्स, समझ गए ना। अब लिटरेरी सोर्स की बात करें तो जैसे कि इसमें दो भी हो सकते, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, लाइक रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस सोर्स हो सकता है और दूसरा नॉन रिलीजियस। धार्मिक, या तो कोई सोर्स धार्मिक होगा या फिर कोई सोर्स क्या होगा, धार्मिक ना होगा, नॉन रिलीजियस होगा। अब देखिए रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत क्या आ सकती है, रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत आ सकते हैं रामायण, भगवती सूत्र, क्लियर। जैसे हम बात करें बुद्ध चरितम, तो इस या महाभारत, गीता, ये सारे जो सोर्स होंगे ये कौन से सोर्स होंगे, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में कौन से सोर्स जाएंगे, रिलीजियस सोर्स, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें नॉन रिलीजियस सोर्स की, तो नॉन रिलीजियस सोर्स में लाइक कौन से ऐसी बुक्स हैं, ऐसी टेक्स्ट हैं जो नॉन रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है कौटिल्य या चाणक्य की लिखी हुई बुक अर्थशास्त्र, क्लियर। तो अर्थशास्त्र जो बुक होगी वो आ सकती है नॉन रिलीजियस में, क्लियर। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जैसे महाभाष्य, समझ गए ना। और भी कई ऐसे बुक्स हैं जो नॉन रिलीजियस, जैसे, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को दो मैंने फैक्टर्स बताए। पहला फैक्टर जो है वो ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेसिस पर, दूसरा सोर्स क्या है, लिटरेरी सोर्सेस के बेसिस पर, और तीसरा जो होगा वो होगा फॉरेनर्स। अब फॉरेनर्स कहने का मतलब ये है, फॉरेनर्स का मतलब ये है कि जो फॉरेनर्स भारत में आए हैं, इंडिया में आए हैं, जो ट्रेवलर्स इंडिया में आए हैं, जो विदेशी नागरिक भारत में आए हैं, और उन्होंने जो टेक्स्ट लिखे हैं, उन टेक्स्ट में उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, जो बताया है, समझ गए ना, इस तरह से। तो तीन चीजें हो गई। अगर किसी बात का वर्णन फॉरेनर ने कहा है, फॉरेनर ने अपनी बुक में लिखा है, उसे भी हम किसका पार्ट मानेंगे, हिस्ट्री का पार्ट मानेंगे। क्लियर होगी बात। तो आप लोग बस इतना समझें कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो हिस्ट्री का मतलब यह होता है कि जो इवेंट पास्ट में हुआ है, जो इवेंट
अतीत में हुआ है, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर। अब ऐसे तो अतीत में बहुत सारे इवेंट होते हैं। आप बोले कि हमारे गांव में तो ऐसा एक व्यक्ति हुआ करता था, वो ऐसी ऐसी बातें करता था, तो वो भी तो हिस्ट्री है। क्लियर। तो वो हिस्ट्री तभी मानी जाएगी, हम उसको तभी पढ़ाएंगे, हम उसको तभी डिस्कस करेंगे क्या उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्या उसके बारे में कोई लिटरेरी एविडेंस हमको मिलता है, या फिर क्या किसी फॉरेनर ने उसके बारे में डिस्क्राइब किया है अपनी किसी टेक्स्ट, अपनी किसी बुक के अंदर, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो हिस्ट्री का पार्ट है और हम उसको अपने सिलेबस में लाके उसको हम पढ़ाएंगे। क्लियर। तो अब आप लोगों को कम से कम इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में इतनी बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। दूसरी बात, हिस्ट्री को डिफाइन करने वाले, हिस्ट्री को तय करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। क्लियर। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं और फिर हम आगे बात करेंगे कि हम, चूंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली जो होगा वो इंडियन हिस्ट्री होगी, तो हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, 3 जो मेन सेक्शंस हैं इंडियन हिस्ट्री के, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सेकंड नंबर पे मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री और थर्ड नंबर पर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम बात करेंगे एंशिएंट की, मीडिएवल की और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। क्लियर। ठीक है, सबसे पहले मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल पार्ट की, इंडियन हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री के पार्ट्स की, तो फर्स्ट नंबर पे देखिएगा तो बेसिकली हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो वो है एंशिएंट, प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरा है मीडिएवल, मध्यकालीन इतिहास, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री। देखिए मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लिख में इंग्लिश में रहा हूँ लेकिन साथ में मैं हिंदी में भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोनों लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। तीसरा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। तो बेसिकली हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। क्लियर। अब देखिए आप लोगों को पता है हिस्ट्री में जब तक हम हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे खास चीज जो उसको कनेक्ट करे रखती है, जोड़े रखती है, अदरवाइज तो हिस्ट्री इतना सब्जेक्ट है कि एक इवेंट की बात करें तो दूसरा इवेंट आगे बहुत काफी आगे चला जाएगा। तो आप लोगों को एक ऐसी क्या कड़ी है, एक ऐसी क्या चीज है जो हिस्ट्री को आपस में लिंक करके रखती है, वो आप लोगों को समझना है। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल सा तरीका बता दूं हिस्ट्री को छोटा करने का, कंसाइज करने का, उसको समझने का, उसको याद रखने का, वो ये है कि आप हिस्ट्री को टाइम के साथ क्या कर लें, अटैच कर लें। किसके साथ अटैच कर लें? टाइम के साथ। आपको हर इवेंट का अप्रोक्सीमेटली टाइम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट आप मुझे ये बता दें कि इस सन को ये घटना हुई, इस ईयर में ये इवेंट हुआ। आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली लगभग अनुमान तो होना ही चाहिए, और कुछ इवेंट ऐसे होंगे जिनका एग्जैक्टली आपको टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए। क्लियर। तो आप लोगों को यहाँ पे टाइम कंसीडर करना है कि किस इवेंट, कौन कौन सा पार्ट किस किस टाइम में हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम है वो ये है अब यहां पर आप लोग ये बात भी समझ लें कि ये जो 2350 2350 ये किस इरा में आता है, तो ये आता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्रिश्चियन इरा में। क्लियर। ये जो होगा बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट इरा में होगा। और 1206 जो होगा वो होगा एडी, या इसको सीई भी कहा जाता है, क्रिश्चियन इरा या एनो डोमिनी या क्रिश्चियन इरा। क्लियर। इनको समझेंगे हम अभी कि ये क्या होते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर जो मीडिएवल हिस्ट्री है तो वो यहां से स्टार्ट होगी, कहां से? 1206 से लेकर हम इसका जो इवेंट है, हम इस हिस्ट्री का जो पार्ट है वो हम मान लेते हैं 1757 तक। देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये इवेंट कब तक चलेगा। कई जगहों पे आपको 1707 में मिलेगा, 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती वहां तक। कई जगहों पर 1739 में मिलेगा, 1739 तक जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया।
और कई बार हम 1757 भी देखते हैं, जिस समय बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ। क्लियर। तो फिलहाल हम जो इवेंट मानकर चल रहे हैं वो मानकर चल रहे हैं 1757, जब कौन सा युद्ध हुआ, जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी वार हुआ। तो इस तरह से मीडिएवल हिस्ट्री 1206 से कहां तक की है, 1757 तक की है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये शुरू होता है फिर यहां पर 1757 से 1947 तक की हिस्ट्री है। तो इंडियन हिस्ट्री में हमको 3 पार्ट ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो है ये एडी में चलेगा और ये भी किस में चलेगा, एडी में चलेगा। क्लियर। कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट करिएगा। आप लोगों को इतना समझ लें कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो आप लोगों को इतना समझना है कि जो इवेंट पास्ट में हुए हैं, जो इवेंट अतीत में हुए हैं, उन सभी को हम हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन क्या वो सब इवेंट जितने भी पास्ट में जो कुछ हुआ वो सब भी हिस्ट्री है क्या, तो वो सब हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री वही है जिसके तीन मानकों के ऊपर प्रमाणित हो चुका है, और वो 3 मानक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस, और तीसरा होता है तीसरा जो सोर्स होगा वो होगा कौन सा, फॉरेनर्स के जो टेक्स्ट हैं, फॉरेनर्स ने जो अपनी बुकों अपनी बातों में बताया है। जैसे कि आप लोगों ने सुना है एक चाइनीज ट्रेवलर भारत आया हुआ था जिसका नाम था फाहयान। क्लियर। तो चाइनीज ट्रेवलर जिसका नाम क्या था, फाहयान ने अपनी बुक में, फाहयान भारत में 15 वर्षों तक रुका। भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी स्थितियों के ऊपर उसने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी बुक के अंदर अपनी बातें बताई। दूसरा, जब भारत में हर्षवर्धन का शासन था उस समय भी एक चाइनीज ट्रेवलर भारत आया था जिसका नाम था हेनसांग। तो हेनसांग 16 वर्षों तक भारत में रुका। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई की, बौद्ध धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया, उनको अच्छे से जाना, समझा, रिसर्च की। और उसने फिर उस समय की भारत की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए अपनी बुक CU की के अंदर। क्लियर। तो इस तरह से वो हो जाते हैं हमारे कौन से सोर्स, विदेशियों के यात्रा वृत्तांत, समझिए ना, मतलब ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। अब यहां पर हमें सबसे पहले टाइम साइकिल को समझना होगा, टाइम जो स्केल है उसको समझना होगा। क्लियर। तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए, तो जैसे आज जो ईयर चल रहा है, आज के टाइम पे जो वर्ष चल रहा है वो चल रहा है 2020। क्लियर। तो हम 2020 में हैं। 2020 के पहले कभी 2000 रहा होगा, 2000 के पहले कभी 1000 रहा होगा, 1000 के पहले कभी 500 रहा होगा, 500 के पहले कभी 100 रहा होगा, और 100 के पहले कभी 0 रहा होगा, शून्य रहा होगा। क्लियर। समझ में आ गई बात इतनी। तो शून्य से हम आगे बढ़ रहे हैं और कहां तक आ गए, 2020 साल तक आ गए। अब ये जो टाइम का स्केल है, ये जो स्केल है ना, ये जो स्केल है, इस स्केल को हम बोलते हैं AD यानी एनो डोमिनी, या फिर आजकल बुकों में लिखा रहता है CE, इट मींस क्रिश्चियन इरा। क्लियर। तो 0 से लेकर ये पॉजिटिवली जब इंक्रीमेंट हो रहा है टाइम में, तो ये जो इरा होती है कहलाती है एनो डोमिनी या CE, क्रिश्चियन इरा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। आप लोग बस इतना समझें कि ये 0 पर क्या ऐसी इवेंट हुई है, क्या ऐसी घटना हुई है। तो 0 पर हुआ है जीसस क्राइस्ट का जन्म। क्लियर। जो क्राइस्ट थे उनका जन्म हुआ था 0 ईयर 0 पर। क्लियर। और उनके बाद का ये जो पूरा टाइम है इसे हम बोलते हैं एनो डोमिनी। एक्चुअल में क्या होता है ना, एनो डोमिनी का मतलब यही होता है, ये ग्रीक टर्म है एनो डोमिनी। उसका मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म। समझ गए ना। तो 0 मतलब एनो डोमिनी मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म, और ये उनके बाद का टाइम होता है। आप हिंदी में सुनते होंगे कई बार, हिंदी में हम इसको लिखते हैं, इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है, EB, इस तरह से लिखते हैं EB। इट मीन्स होता है ईसा बाद, ईसा के बाद का टाइम। समझ गए ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम पीछे की तरफ बात करें, तो जैसे हमने हिस्ट्री ली है, हमारी हिस्ट्री कहाँ तक की है, 2350। समझिए। अब 2350, अब यहाँ पे आपको नेगेटिवली चलना है। तो 2350 के पहले कितना रहा होगा, 2000 रहा होगा। उसके पहले कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। उसके पहले कितना रहा होगा, 5000 रहा होगा। उसके पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। और फिर अब कितना आ गया, 0 हो गया। समझ गए। तो यहाँ पर नेगेटिवली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिवली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। अब ये जो टाइम का स्केल है, इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य जो है वो यहीं से था, मनुष्य इसके पहले भी था।
पर हिस्ट्री हम यहाँ से लेते हैं, क्लियर, हिस्ट्री हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं 2350 से। अब देखिए ये जो टाइम है ये जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम है, इसलिए इस ईरा को हम बोलते हैं बीसी, क्लियर। इस टाइम के पीरियड को क्या कहा जाता है, बीसी, इट मींस बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्रिश्चियन ईरा। हिंदी में इसको कहा जाता है ईसा पूर्व, और इसे कहते हैं ईसा बाद। तो इसको हिंदी में ई और बी या बा लिखा जाता है, ईसा बाद, और ये ईसा पूर्व। क्लियर होगी बात। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोग समझ लें कि क्या बीसी होता है, क्या एडी होता है। एडी का फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। सी का मतलब क्रिश्चियन इरा, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होगा टाइम पीरियड जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले था। समझ गए ना। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आपको जैसे मैंने पूछा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बर्थ डेट या बर्थ ईयर ऑफ गौतम बुद्ध। तो आप लोगों को पता है गौतम बुद्ध का जो बर्थ ईयर है वो है 563 BC। क्लियर। तो ये तो हो गई बर्थ, और उनकी जो डेथ है, जो मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 483 बिफोर क्राइस्ट में। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था वो ईसा मसीह के जन्म के 563 साल बाद में हुआ था। क्लियर। उनका जन्म कब हुआ था, 563 साल पहले हुआ था, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। और मृत्यु कब हुई थी, तो उनके जन्म के 483 ईयर्स पहले हुई थी। क्लियर हो गई बात इतनी। इसका मतलब वो कितने साल तक जीवित रहे, तो वो जीवित रहे 80 साल तक। अब हम एक एग्जांपल यहाँ का ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। तो इसका मतलब ये कि औरंगजेब की जो डेथ हुई है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1707 साल बाद हुई है। समझ गए ना, 1700 साल बाद उनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई। क्लियर होगी बात इतनी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बेसिकली कैसे टाइम को हम तय करते हैं, किस तरह से टाइम का निर्धारण किया जाता है, क्या एसी होता है, क्या एडी होता है, क्या सीई होता है, इस तरह से। क्लियर। कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे इतनी बातों को। ठीक है, चलिए तो देखिएगा यहाँ पर हमने बोला कि हिस्ट्री क्या है, तो आप लोगों को पता है हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज हिस्ट्री, तो आप लोगों को बोलना है हिस्ट्री एक टेक्स्ट है जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। इस अतीत में हुई उन घटनाओं के बारे में जो जिनके प्रमाण हैं, और वो प्रमाण 3 आधारों पर देखे जाते हैं। वो 3 आधार हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस, और तीसरा होता है फॉरेन ट्रेवलर्स के जो ट्रेवल अकाउंट है वो। चलिए, हमने बोला इंडियन हिस्ट्री हमारा पार्ट है, हमें इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। तो इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में, मेजर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 मेजर पार्ट में आप लोग बता चुका हूँ, वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्लियर। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जो टाइम पीरियड है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का वो है 2350, इट मीन्स 2350 से लेकर 1206 तक, 1206 तक, 2350 BC से 1206 AD तक। दूसरी बात करें मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, तो मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम है वो है 1206, 1206 से लेकर 1757 AD तक। क्लियर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम है वो है 1757 से लेकर 1947 AD तक। AD क्या होता है, BC क्या होता है, मैंने आप लोग यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। देखिए टाइम साइकिल जो है उसमें हमने एक मिड पॉइंट माना हुआ है, एक बेस पॉइंट माना हुआ है, वो है 0। जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस वर्ष को कहा जाता है एनो डोमिनी। क्लियर। या उसका इंग्लिश में मतलब होता है बर्थ ईयर ऑफ जीसस, जीसस का बर्थ ईयर। अब उससे लेकर हम पॉजिटिवली जब इंक्रीज करते हैं 2020 तक का जो टाइम है वो एनो डोमिनी एडी कहलाता है, और उसके पहले का जो टाइम है वो बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट के पहले का टाइम कहलाता है। क्लियर। अब ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो 3 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। ओवरऑल टाइम आप लोगों को पता है कब से कब तक का है। हम इस टॉपिक के अंतर्गत किन किन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें वो क्लियर होना चाहिए। तो क्योंकि हमारा टॉपिक ही हमारा लेक्चर नंबर 1 में हमें यही डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है कि हिस्ट्री क्या है और उसके अंतर्गत हमें क्या चीजें पढ़नी है। तो आप लोग कुछ इतना समझे कि टॉपिक क्या क्या। देखिए इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, लगभग 10-12 टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
फिलहाल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट मीन सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे एक टॉपिक और भी होता है पर वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें हम स्टोन एज एक्सेट्रा इन चीजों की बात करते हैं, वो बिल्कुल भी आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए उस टॉपिक को छोड़ दिया हमने, समझ गए। तो वो टॉपिक हम नहीं उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं कहां से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला टॉपिक होगा जो 2350 से 1750 तक चला है, 1750 तक बीसी में। दूसरी जो सिविलाइजेशन भारत में आई है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो उस सभ्यता का टाइम पीरियड रहा है 1500 यानी 1500 से लेकर 600 यानी 600 बीसी तक। क्लियर। फर्दर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ। वैदिक सिविलाइजेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ, दो पार्ट में। दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो वो हैं, सबसे पहला है ऋग्वैदिक एज यानी ऋग्वैदिक काल, जो कि चला है कब तक, 1500 से लेकर 1000 तक यानी 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। और दूसरा जो पीरियड रहा है वो रहा है पोस्ट वैदिक एज। क्लियर। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक का मतलब उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक जो पीरियड चला है वो चला है 1000 से लेकर 600 बीसी तक। कोई डाउट अभी इसमें? क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन, और तीसरी जो सिविलाइजेशन भारत में आई है, देखिए अगर हम बात करें इंडस वैली की तो ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो ये एक ग्रामीण ये ग्रामीण सभ्यता थी, अर्बन रूलर, ये अर्बन सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता, ये रूलर यानी ग्रामीण सभ्यता। और अगेन जब हम महाजनपद पीरियड की बात करते हैं तो ये भी एक शहरी सभ्यता यानी अर्बन सिविलाइजेशन। क्लियर। तो तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड की बात करें तो वो लगभग शुरू माना जाता है कहां से, 600 बीसी से। तो भारत में जो तीसरी सभ्यता आई वो आई महाजनपद सभ्यता, जो कब से कब तक की है, तो देखिए उसका स्टार्टिंग तो पता है, एंडिंग का कोई वो एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो 600 से हम उसको स्टार्ट मानते हैं। अब महाजनपद पीरियड की बात करें तो आप लोग बस इतना समझें, जैसे मैं आप लोगों को इस तरह से समझा दूं कि जैसे इसको तो आप छोड़ दो, फिर यहां से वैदिक की बात करो। तो वैदिक में पहले क्या आया, ऋग्वैदिक आया। तो ऋग्वैदिक में क्या था कि लोग कबीलों के रूप में रहते थे। किस तरह से रहते थे, कबीले, जैसे आप लोगों ने सुने होंगे बंजारे लोग जो होते हैं, जो एक जगह रुकते हैं फिर चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, इस तरह वो भटकते रहते हैं, समझ गए ना। वो उनका एक कुनबा होता है, एक परिवार के ही सारे सदस्य होते हैं, है ना, कोई ऐसा अलग अलग नहीं होगा, एक ही परिवार से पूरा कुनबा बना होता है। तो बेसिकली उस एक कुनबे को, चूंकि लैंग्वेज उस समय संस्कृत थी, को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जन। ऐसा हम संस्कृत में उसको बोलते थे जन, JAN। क्लियर। तो वो जो एक समूह था लोगों का, उसको क्या कहा जाता था, जन। किस पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में। क्लियर। धीरे धीरे जब पोस्ट वैदिक पीरियड आया तो वो जो जन है उसका आकार बढ़ता गया और उसे कहा जाने लगा जनपद। क्लियर। तो जन किस में कन्वर्ट हो गया, जनपद में। हल्का सा समझ में आया होगा आप लोगों को। तो जो जन था वो चेंज हो गया किसमें, जनपद में। किस पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में। और फिर धीरे धीरे जब टाइम और आगे बढ़ता गया तो वो जो जनपद था वो चेंज हो गया किसमें, महाजनपद में। कोई डाउट अभी इसमें? क्लियर हो गई बात। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डीपली, पर फिलहाल तो आप लोगों को इतना ही समझ लें कि लोगों का एक छोटा छोटा समूह, जिन्हें कबीले कहा जाता था, संस्कृत में उसे जन कहते थे। ऋग्वैदिक पीरियड में धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट हुआ, उनके स्थितियों में चेंज हुआ, उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशन चेंज हुई और वो कहलाए जनपद। क्लियर। धीरे धीरे और चेंजेस आया और वो फिर कहलाने लगे, बड़ा बड़ा जब उनका साइज हो गया, बड़े बड़े वो राष्ट्र बन गए, स्टेट बन गए, तब उन्हें कहा जाने लगा महाजनपद। क्लियर। कोई डाउट? इस तरह भारत में महाजनपद पीरियड शुरू होता है 600 बीसी से। देखिए महाजनपद पीरियड की बात करें तो भारत में कुल 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कुल 16 महाजनपद भारत में स्थापित हुए। क्लियर। ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा मगध महाजनपद। क्लियर। और भी हैं, जैसे हम बात करें तक्षशिला या गांधार। क्लियर। इस तरह से कुरु, मत्स्य, अवंती, इस तरह से कई सारे महाजनपद, टोटल जो है वो 16 महाजनपदों का उदय हुआ। आप लोगों से इतना ही समझें, इन महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, कौन सा टेक्स्ट है जहां से इन महाजनपदों के नाम की हमें लिस्ट मिलती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोगों से इतना समझें, इन महाजनपदों के नाम की जानकारी हमें मिलती है जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से। क्लियर। जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में इन 16 महाजनपदों के नाम की लिस्ट मिलती है, तो आप लोग बस ध्यान रखें क्या नाम है, भगवती सूत्र। क्लियर।
तो जैन धर्म अगर है तो बौद्ध धर्म भी उसी समय पर था, तो बौद्ध धर्म के भी एक ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से इन महाजनपदों के नाम की सूची मिलती है, लिस्ट मिलती है। क्लियर हो गई बात इतनी? आप लोग कोई डाउट अभी इसमें? विच टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म कंटेन 16 लिस्ट ऑफ महाजनपद? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय, आगुंतर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है that contain the list of 16 महाजनपद, and भगवती सूत्र is the text of Jain religion that contain the list of 16 महाजनपद। क्लियर? अब आप लोग बस आगे देखिए, तो ये बात हम डिस्कस करेंगे आगे अपने टॉपिक में। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलीजन, रिलीजन्स, धर्म। देखिए भारत में सनातन धर्म तो सबसे प्राचीनतम धर्म रहा ही है, यानी ये जो चल रहा है ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म वाला टाइम चल रहा है। अब हिंदू धर्म में चलने वाली समस्याएं, कुरीतियां, प्रॉब्लम्स, जिसके कारण समाज में दूसरे वर्ग की उत्पत्ति हुई, दूसरे धर्म की उत्पत्ति हुई, तो उनकी बात करते हैं। इस तरह से दो नए धर्म का उस समय पर उदय हुआ, जो कि थे जैनिज्म यानी जैन धर्म, और दूसरा है बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म। तो एक टॉपिक आपका आता है धर्मों की बात करें तो दो धर्म आते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म। क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों का एक टॉपिक और बढ़ गया है, वो है रिलीजन। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से टॉपिक होंगे। चलिए तो देखते हैं आगे। हमने बात करी है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है आप लोगों को पता है कब से कब तक का है, तो 2350 से लेकर 1206 तक, 2350 BC से 1206 AD तक। क्लियर? अब इस हिस्ट्री में, इस सेक्शन में कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा टॉपिक होता है वैदिक सिविलाइजेशन, तीसरा टॉपिक होता है महाजनपद पीरियड, और चौथा टॉपिक होता है रिलीजन्स। रिलीजन्स में जैन रिलीजन और बुद्ध रिलीजन या बुद्धिज्म। क्लियर? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो हमारा टॉपिक है 5वें नंबर पे, वो हमको पढ़ना है महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपद में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनी, जो सेंट्रल बनी, जिसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वो थी मगध महाजनपद, या हम बोल सकते हैं मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। आप लोगों से इतना ही समझ लीजिए कि हिस्ट्री में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हिस्ट्री में हमें उस एम्पायर को, उस साम्राज्य को, उस वंश को ही पढ़ना है जो सेंट्रल बना है, जो केंद्र में बना है, जो केंद्रीय शक्ति बनी है। क्लियर होगी इतनी बात? लाइक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेंट्रल पावर बनी। एक टाइम था जब मगध एम्पायर सेंट्रल पावर बना, मगध में ही मौर्य वंश सेंट्रल पावर बना। धीरे धीरे सेंट्रल पावर चेंज हुए, जैसे गुप्त पीरियड आया तब गुप्त वंश सेंट्रल पावर बना। आगे चलते गए तो वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन के टाइम पर वो सेंट्रल पावर बने उत्तर भारत में। इस तरह से जो भी सेंट्रल पावर हो, जो भी सेंट्रल में केंद्रीय शक्ति हो, जिसका एम्पायर बड़ा हो, जो सभी को कंट्रोल करता हो, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल पावर। जब हम मध्यकालीन इतिहास में आते हैं तो दिल्ली भारत की केंद्रीय केंद्र बना और दिल्ली सल्तनत जो है वो सेंट्रल पावर कहलाई। बाद में मुगलों की बात करें तो वो सेंट्रल में कहलाए। इस तरह से जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आया उस समय पर अंग्रेज लोग भारत की केंद्रीय शक्ति रहे। उनके पहले भी कुछ समय के लिए मराठा एम्पायर कुछ समय के लिए सेंट्रल पावर कहलाया। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि इतिहास में जो सेंट्रल में होगा, जो केंद्रीय होगा, जिसका एम्पायर बड़ा होगा, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। लाइक नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मगध एम्पायर। क्लियर? क्योंकि मगध एम्पायर उस समय सेंट्रल पावर थी। मिडिएवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में मुगल, दिल्ली सल्तनत सेंट्रल पावर रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में मराठे और अंग्रेज सेंट्रल पावर रहेंगे, जिनके बारे में हमें डीप में डिस्कस करना होगा। अब हम पहले टॉपिक की बात कर लें तो यहाँ पर है मगध एम्पायर। देखिए मगध एम्पायर में कई सारी डायनेस्टीज ने रूल किया है। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं हर्यक डायनेस्टी या हर्यक वंश की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश की। और उसके बाद हम बात करेंगे नंद डायनेस्टी या नंद वंश की। इस तरह से कितनी डायनेस्टीज हो गई फर्स्ट सेक्शन में। पहले चरण में हमारे सामने है 3 डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। आप लोगों को देखिए हर्यक डायनेस्टी के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आते हैं बिंबिसार, दूसरे नंबर पर आते हैं अजातशत्रु और तीसरे नंबर पे आते हैं उदयन। क्लियर? इन तीनों से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों को समझना है इतना
कि हर्यक डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से। सबसे पहला बिंबिसार, दूसरे नंबर पे है अजातशत्रु, तीसरे नंबर पे है उदयन। फिर दूसरी जो डायनेस्टी है वो है शिशुनाग डायनेस्टी। अब शिशुनाग डायनेस्टी में 2 रूलर्स हैं, एक शिशुनाग और दूसरे कालाशोक, इंपॉर्टेंट रूलर्स। तीसरी डायनेस्टी है नंद डायनेस्टी, इसमें खाली 2 ही रूलर्स हैं, पहला महापदम नंद और दूसरा घनानंद। क्लियर। तो इस तरह से पहला चरण हमारा कंप्लीट होता है। अब दूसरे चरण में हम उसी टाइम पर जो भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो अगला 6ठे नंबर पे हमारा 6th टॉपिक आता है फॉरेन इन्वेजन, इट मींस विदेशी आक्रमण। अब देखिए भारत में विदेशी आक्रमणों का जो सिलसिला है वो काफी पुराना है, काफी पहले से चला आ रहा है। इंडिया पर फॉरेनर्स हमेशा नजर गाड़ कर रखते रहे हैं, इंडिया को हमेशा देखते रहे हैं। तो बेसिकली क्या कारण था विदेशियों के आक्रमण का, तो आप लोगों को पता है जो वेलफेयर थी, जो संपन्नता थी वो भारत में ही थी, भारत में ही एग्रीकल्चर लैंड था, भारत में ही वेलफेयर था। इस कारण विदेशी लोग हमेशा भारत को टारगेट करते थे। अब इस समय पर जो विदेशियों के आक्रमण हुए, फॉरेन इन्वेजन जो हुए, वो हुए कहां से, तो वो हुए सबसे पहला पर्सियंस यानी पारस या ईरान वाले एरिया से, ईरान वाले क्षेत्र से। ईरान को ही पहले पर्सिया कहा जाता था, समझ गए ना। दूसरा इन्वेजन हुआ ग्रीक इन्वेजन यानी यूनानी इन्वेजन, यूनानियों का आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण जो एंशिएंट पीरियड में हुआ है उसमें पहला इन्वेजन हुआ था पर्सियंस का, जो कि उसमें कुछ रूलर्स थे जैसे साइरस, डेरियस, इन लोगों ने अटैक किया 550-518 में। फिर दूसरा जो इन्वेजन हुआ वो हुआ यूनानी इन्वेजन, ग्रीक इन्वेजन या ग्रीक या यूनानी। ये जो अटैक था, ये जो आक्रमण था, ये वहां के सबसे महान शासक अलेक्जेंडर या सिकंदर के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, इस युद्ध में क्या हुआ जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आप लोगों को पता है युद्ध लड़ा गया था 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे पर, पुरु के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगला टॉपिक आता है 7 नंबर पे मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। अब भारत में उदय होता है मगध साम्राज्य के अंतर्गत किस वंश का, मौर्य वंश का। देखिए मगध ही चल रहा है, वंश अलग अलग होंगे, बस समझ गए ना। एम्पायर तो एक ही है लेकिन डायनेस्टी वंश अलग अलग है। तो यहाँ पर एम्पायर चल रहा है मगध एम्पायर, डायनेस्टी यहाँ पे अब चेंज होकर आ गई है मौर्य। पहले हर्यक थी, फिर शिशुनाग थी, फिर नंद थी और अब आ गई है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का ओवरऑल जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 321 से लेकर 187 बीसी तक, 187 बीसी तक। अब इस डायनेस्टी के अंतर्गत कौन कौन से रूलर्स रहे हैं इंपॉर्टेंट, 3 रूलर्स को के बारे में ठीक से पढ़ना होगा। सबसे पहले और महान संस्थापक रूलर है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पर है बिंदुसार और तीसरे नंबर पे है सम्राट अशोक। क्लियर। तो इन तीनों को ही हमें डिस्कस करना होगी और इन तीनों के जीवन के बारे में हमें स्टडी करना होगा। क्लियर। फिर आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, इट मींस उत्तर मौर्य काल। 187 बीसी से शुरू होता है भारत में उत्तर मौर्य काल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब देखिए पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंतर्गत क्या क्या सब टॉपिक हमको पढ़ने होंगे। तो पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना होगा वो होगा ब्राह्मण डायनेस्टीज, ब्राह्मण वंश। क्लियर। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ब्राह्मण डायनेस्टी या ब्राह्मण वंश, इसको हम ए भी लिख सकते हैं या वन भी लिख सकते हैं, ब्राह्मण डायनेस्टी या ब्राह्मण वंश। क्लियर। और जो दूसरा टॉपिक होगा वो अगेन होगा फॉरेन इन्वेजन्स यानी विदेशियों के आक्रमण। क्लियर। ठीक है, कोई डाउट अभी इसमें? चलिए तो देखिएगा यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड, इट मींस उत्तर मौर्य काल। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड की, मतलब उत्तर मौर्य काल की। तो देखिए जो उत्तर मौर्य काल है वो मौर्यन पीरियड के बाद स्टार्ट होता है। अब पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंतर्गत हमारे 2 टॉपिक होंगे। 2 टॉपिक कौन कौन से? पहला है ब्राह्मण डायनेस्टी, कुछ ब्राह्मण वंशों का उदय हुआ। देखिए ओवरऑल मगध के 7 डायनेस्टीज हमको समझना है, 7 वंश के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें से 3 डायनेस्टीज जो स्टार्टिंग की थी, हर्यक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी। क्लियर। फिर आती है मौर्य डायनेस्टी और अब आते हैं ब्राह्मण डायनेस्टीज। तो ब्राह्मण डायनेस्टीज में हमको 3 डायनेस्टीज डिस्कस करना है, समझ गए ना। 3 कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले होगी शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश। क्लियर। सबसे पहला वंश कौन सा होगा? शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने ये वंश की स्थापना की थी। दूसरा जो वंश होगा वो होगा कण्व वंश या कण्व वंश। क्लियर। तीसरा जो वंश होगा वो होगा सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी या सातवाहन वंश। क्लियर।
तो ब्राह्मण डायनेस्टीज में आप लोगों को डिस्कस करना है शुंग, कण्व और सातवाहन, और उनके बारे में हल्का हल्का सा इंफॉर्मेशन, जैसे कि फर्स्ट रूलर कौन थे, फाउंडर कौन थे, इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, शक्तिशाली शासक कौन थे, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हों उनके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना। और फिर जो टॉपिक आता है इसके अंतर्गत वो आता है फॉरेन इन्वेजन, यानी विदेशियों के आक्रमण। तो आप लोग बस इतना समझें, जब तक सेंट्रल मजबूत होता है तब तक विदेशी अपने देश में आक्रमण नहीं करता या सोचता नहीं है। जब तक मौर्य पीरियड था, मजबूत था केंद्र, तब तक विदेशियों के आक्रमण नहीं हुए। लेकिन जैसे ही मौर्यन पीरियड खत्म हुआ वैसे ही विदेशियों ने भी भारत में आक्रमण करने की प्लान बनाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम फॉरेन इन्वेजन्स की बात करें तो देखिएगा फर्स्ट नंबर पे जो इन्वेजन हुआ वो हुआ इंडो ग्रीक्स का। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो होगा इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी। देखिए ग्रीक्स लोगों के आक्रमण तो भारत पर 326 बीसी में ही हो चुके थे। आप लोगों को पता है 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत पर अपना आक्रमण कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर इंडो ग्रीक्स की बात हो रही, इट मीन्स हिंद यूनानियों की। क्लियर? वो सिर्फ ग्रीक थे, अब ये लोग क्या कहलाएंगे, इंडो ग्रीक्स, इट मीन्स हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक्स इन्वेजन शुंग वंश के समय पर भारत पर हुआ था। क्लियर? अब दूसरा जो इन्वेजन है वो है इंडो पार्थियंस, इंडो पार्थियंस। तो इंडो पार्थियंस ने भी भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी योजनाबद्ध तरीके से भारत पर आक्रमण किए उस समय पर। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी थी एक जनजाति, एक ट्राइब, जो जनजाति सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया में निवास करती थी। तो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया की जो जनजाति थी उन्होंने भारत पर आक्रमण किए, जिसका नाम था शक ट्राइब, SHACK, शक। शक नामक एक जनजाति थी, शक जनजाति, जो सेंट्रल एशिया में निवास करती थी, मध्य एशिया में निवास करती थी, और उन्होंने भारत पर आक्रमण करे। क्लियर? वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भारत में आक्रमण किए। तो शक ट्राइब जो सेंट्रल एशिया की जनजाति थी। और फिर है एक और जनजाति जो उत्तर पश्चिमी चीन में निवास करती थी। नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में निवास करने वाली एक और जनजाति ने भारत पर आक्रमण किया, और इस जनजाति का नाम था यूची जनजाति, इट मीन्स यूची ट्राइब। क्लियर? तो यूची ट्राइब आप लोगों को ध्यान में रखना है, यूची जनजाति ने भारत पर आक्रमण किए थे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? सभी लोग समझ गए होंगे कि पोस्ट मौर्यन जो पीरियड है इसके अंतर्गत हमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक ब्राह्मण डायनेस्टी और दूसरा होगा फॉरेन इन्वेजन्स, विदेशी आक्रमण। ब्राह्मण डायनेस्टीज में शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, और फॉरेन इन्वेजन्स में इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियंस, शक एंड यूची। क्लियर? अब आप लोग बस इतना समझें कि ये जो जनजाति थी यूची जनजाति, इट मीन्स यूची ट्राइब, जो नॉर्थ वेस्टर्न चाइना की जनजाति थी, इस जनजाति के 5 भागों में डिविजन्स हुए, 5 भागों में उसका विभाजन हुआ, 5 शाखाओं में वो ट्राइब बढ़ गई सेंट्रल एशिया में। उन 5 ट्राइब्स में से जो सबसे शक्तिशाली ट्राइब थी, सबसे मजबूत जो ट्राइब थी, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत तक किया, उस ट्राइब का नाम था कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। क्लियर? तो बेसिकली यूची डायनेस्टीज या यूची ट्राइब में से ही एक डायनेस्टी निकलकर बाहर आती है जिसको हम बोलते हैं कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। क्लियर? तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा ना 11 नंबर पे, वो होगा कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। क्लियर? तो हमें अब डिस्कस करना हो कुषाण वंश के बारे में, 11 नंबर का टॉपिक होगा हमारा। देखिए कुषाण वंश की अगर बात करें तो कुषाण वंश में के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फिसस, फिर उनके बाद आते हैं बिम कड़फिसस, और सबसे शक्तिशाली जो शासक माने जाते हैं इस डायनेस्टी के, सबसे पॉपुलर जो रूलर रहे हैं वो रहे हैं कनिष्क। क्लियर? तो कनिष्क जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कुषाण डायनेस्टी के, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल हम बात नहीं करें, हम इन सारे टॉपिक को डीप में डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ एक चार्ट बना रहे हैं जिसमें हम सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कुषाण डायनेस्टी के बाद लगभग 100 to 150 ईयर्स तक कोई भी सेंट्रल में मजबूत वंश का शासन नहीं रहा, एक प्रकार से वैक्यूम रहा। तो छोटे मोटी डायनेस्टीज जो हैं वो उस समय पर होते रहे। अब कुषाण के बाद जो
मजबूत वंश भारत में आया, जिसने एक सेंट्रल पावर के रूप में जो उभर के आया, जिसने एक बड़ा एम्पायर बनाया, क्षेत्र बनाया, वो जो वंश था वो था गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी या गुप्त साम्राज्य भी बोल सकते हैं, गुप्त एम्पायर। क्लियर? तो अब हमें डिस्कस पूरी तरह से करना होगा गुप्त डायनेस्टीज के बारे में, गुप्त डायनेस्टी के डिफरेंट रूलर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, उस समय की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सारी जो कंडीशंस थी, उस समय के लिटरेचर्स, सारी चीज़ों के ऊपर हम डीप में डिस्कस करेंगे। गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त, उनके बाद आते हैं घटोत्कच, उनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, फिर आते हैं रामगुप्त, फिर आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। क्लियर? चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर अंतिम जो शासक रहे वो रहे विष्णुगुप्त। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आप लोगों का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का होता है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो होगा वर्धन डायनेस्टी या वर्धन वंश। वर्धन वंश या वर्धन डायनेस्टी। क्लियर? वर्धन वंश का एक नाम और है, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी, क्योंकि इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यभूति। तो पुष्यभूति ने अपने नाम पर ही या पुष्यभूति के नाम पर ही इस वंश का नाम क्या हुआ? पुष्यभूति हुआ। हालांकि बाद के जो रूलर्स आए हैं उन्होंने अपने नाम के आगे क्या जोड़ा? वर्धन जोड़ा, इसलिए इस वंश को क्या बोला जाने लगा? वर्धन वंश। क्लियर? इस वंश की अगर हम बात करें तो इस वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे, सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे, रूलर थे, वो थे हर्षवर्धन। क्लियर? तो हमें एक ही नाम जो है कंसिडर करना है, एक ही नाम जो याद रखना है, वो है हर्षवर्धन। जिसके कारण हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है इस डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन, जिनका जो टाइम रहा है वो रहा है 606 से 647 बिफोर क्राइस्ट तक। और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। क्लियर? इसके बाद आप लोगों को पता है मीडिएवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, और फिर विदेशी या मुस्लिम इन्वेजन शुरू हो जाते हैं, मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं अरबियों के और तुर्कियों के। इस तरह से फिर आ जाता है आपका वो वाला टॉपिक। क्लियर? मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर हमारा एक सेक्शन शुरू खत्म होता है जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? 13 टॉपिक्स हैं जो हम डीप में डिस्कस करेंगे। क्लियर? फर्स्ट से लेकर 13 तक। बेसिकली देखा जाए तो हमने इस पूरे सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, इंडियन हिस्ट्री को, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न। फिर एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होती है, उसमें भी हमने बात करी कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और फिर हिस्टोरिक पीरियड। समझिए ना? प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हिस्ट्री का वो टाइम जिसके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हों, लिटरेचर सोर्सेस ना हो। प्रोटो हिस्टोरिक जिसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हों, लिटरेरी सोर्सेस भी हों, बट लिटरेरी सोर्सेस को अभी तक डिकोड नहीं किया गया हो। और तीसरा होता है हिस्टोरिक जिसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हों और लिटरेरी सोर्सेस भी हों, और लिटरेरी सोर्सेस को रीड भी किया जा चुका हो। क्लियर? इस तरह से 3 पार्ट में हमने इस चीज को डिस्कस करनी थी। सबसे पहले जो आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसमें हम डिस्कस करते हैं स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज, क्लियर, और कॉपर एज या स्टोन एज एक टॉपिक, फिर आता है कॉपर एज। तो इंपॉर्टेंट तो है कौन सा? स्टोन एज। स्टोन एज के फिर 3 पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। समझिए? उन सबको डिस्कस करेंगे हल्का हल्का सा। फिर हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, तो उसमें 2 टॉपिक आप लोगों के आते हैं। एक आती है फर्स्ट सिविलाइजेशन जो इंडिया की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी आती है वैदिक सिविलाइजेशन। क्लियर? और फिर आ जाता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो जाता है महाजनपद पीरियड से 600 BC से। क्लियर? और वहां से लेके यहाँ तक का जो पूरा टाइम है उसको हिस्टोरिक पीरियड के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हम ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से होता है। अब हम बात करेंगे मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स की।